बताना मैं आज आपको असम के बारे में चाहता हूँ। असम में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये मेरा थंबनेल था, आप देखें। और आखिरी दाँव। तो ये इसमें आप हेमंता को, प्रियंका को, राहुल को और गौरव गोगोई को देख सकते हैं। तो मैंने इसे क्यों आखिरी दाँव लिखा था? इसलिए लिखा था साहब कि ये असम चुनाव कई कई मायनों में आखिरी दाँव है। राहुल का आखिरी दाँव है, प्रियंका का आखिरी दाँव है, गौरव का आखिरी दाँव है, हिमंता बिस्वा का आखिरी दाँव है और शायद असम के हिंदुओं का भी आखिरी दाँव है। सुने आप इसे। असम में आपको मालूम है कि मैं अपने शोज़ में मास्टर स्ट्रोक जैसे शब्दों का प्रयोग करना बहुत उचित नहीं समझता और ना मैं अपने थंबनेल्स ऐसे लगाता हूँ। लेकिन इस बार सच में भारत सरकार ने असम में मास्टर स्ट्रोक खेला है और खेला ही नहीं है, कितनी ज़रूरत थी उसकी। नहीं खेलते तो एकदम बर्बादी के कगार पे थे हम, आपको बताते हैं। हुआ क्या साहब कि 2023 में डिलिमिटेशन किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर। अब आपको मालूम है कि हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि मुख्यमंत्री कोई भी रहे, पार्टी कोई भी जीते, अगले 10 साल में असम मुस्लिम बाहुल्य हो जाएगा, मुस्लिम बाहुल्य हो जाएगा। तो अच्छा देखिए, मैं आपको शुरुआत में ही दिखाता हूं कि अच्छा रुको, मैं आपको बता रहा हूं, मैं थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा हूं। है क्या कि आज की तारीख में असम में 31 मुस्लिम एमएलएज हैं। 126 कुल एमएलए हैं, उसमें 31 मुस्लिम एमएलएज हैं और जाहिर सी बात है उसमें एक भी एमएलए मुस्लिम भाजपा का नहीं है। ये इनमें से ज़्यादातर बंगाली स्पीकिंग, बांग्ला बोलने वाले एमएलएज हैं और जो सब के सब ईस्ट पाकिस्तान जो उस ज़माने में था, वहाँ से ज़्यादातर लोग आए हैं। इनको मियाँ मुस्लिम भी कहते हैं। मियाँ मुस्लिम क्यों कहते हैं, वो भी आता हूँ। ये कोई डेरोगेटरी वर्ड नहीं है। अब जब तक 2023 में डिलिमिटेशन नहीं हुआ था, ये देखिए डिलिमिटेशन के बाद पहला चुनाव, जब तक डिलिमिटेशन नहीं हुआ था, तब तक मुस्लिम जनसंख्या 35 सीट्स पे अकेले मुकद्दर तय कर देती थी। बस जिसको डाल दिया, बाकी सब लोग मिलकर किसी और को डालते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अकेले मुकद्दर, ये 35 सीटें ऐसी थी जिसमें मुसलमानों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वो अकेले आदमी को जिता देते थे। अब डिलिमिटेशन हुआ, डिलिमिटेशन में क्या किया गया कि जैसे मुस्लिम यहां ज्यादा हैं, यहां ज्यादा हैं, यहां ज्यादा हैं, तो उनको क्लब करके ऐसे कर दिया गया, एक साथ कर दिया। सीटों की रेखा इस तरह खींची गई कि जो 35 सीट पे, 35 सीट पे जो मुसलमान वोट प्रभावी था, आज वो केवल 23 सीट पे रह गए, ओनली 23। हाँ, तो 2-3 सीट 25-26 सीट पे है, लेकिन कुछ मुस्लिम सीट को SC ST के लिए रिजर्व कर दिया गया। इसको लेकर बड़ा हंगामा है, बड़ा खुलेआम हंगामा है कि साहब ये डिलिमिटेशन मुस्लिम वोट के प्रभाव को कम करने के लिए किया गया है और शायद किया भी गया है और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं क्यों और कैसे। इनकी एकदम से 11-12 सीट, 13 सीट कम हो गई। अच्छा, हेमंत बिश्वा शर्मा बड़ा डंके की चोट पे कहते हैं कि भाई 126 सीट है, उसमें 23 सीट निकाल दो, मैं केवल 103 सीट पे चुनाव लड़ रहा हूं, कि वो 23 सीट पे मैं जाऊंगा भी नहीं, खत्म, भूल गया मैं। सोचिए, वो इतनी प्रभावी सीट्स हैं कि हेमंत बिश्वा शर्मा ने चुनाव की घोषणा से पहले ही कह दिया, वो तो हम हार गए, जाने दो, खत्म, फिनिश। मुसलमान चाहता है कि उनको, उनकी स्प्रिंकलिंग हो, यानी कि हर सीट पे थोड़े थोड़े 50,000, लाख 50,000 हर सीट पे हो जाए, जिसमें ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उनका असर है। जो इस बार डिलिमिटेशन हुआ है उसमें मुसलमानों का जो रोल था वो कम से कम सीटों तक, 23 सीटों तक इसको, जिसे कहना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। कारण देखिए, 2001 में, आज से केवल 25 साल पहले, यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन 30% थी, 30%। केवल 20 साल, 25 साल में मुस्लिम पॉपुलेशन में क्या जंप आ रहा, 40%, 40% हो गए और हिंदू भी 40% बचे। मतलब आप सोचें कि अच्छा, जो ईसाई थे वो आपको 2011 में करीब 4% थे, आज 2026 में 7% हो चुके हैं, 11, मतलब ये भी आ गए। हेमंत बिस्वा कहते हैं कि भाई हम दोनों 40-40% हैं, हम भी हिंदू भी और मुसलमान भी। अब वो थोड़ा सा बाकी जो बुद्धिस्ट हैं, जैन्स हैं, सिख्स हैं, जनजातियां हैं, जो मूल निवासी हैं, वो सब मिलकर जो जनजातियां हैं और जो आदिवासी हैं, ये सब मिलकर बाकी जिसे कहना चाहिए परसेंटेज बनाते हैं। हो क्या रहा है कि असम नॉर्थ ईस्ट का कश्मीर बन रहा है, यानी कश्मीर में, वैली में, आपने देखा है वैली में 95% मुसलमान, सब अकेले तय कर देंगे। तो असम नॉर्थ ईस्ट का कश्मीर बन रहा है और करीब करीब पूरे मुस्लिम जो वहां पे हैं, ज्यादातर, मैं मानता हूं 10-12% छोड़ दें तो बाकी सब वो मियाँ मुस्लिम है। क्या है मियाँ मुस्लिम, मैंने कहा आपको बताऊंगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ये एक आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं
कहीं ईश्वर ना करे वो हार गए ये चुनाव, तो फिर तो गया, ये एक कश्मीर ऊपर एक कश्मीर इधर बन जाएगा। अच्छा, दुर्भाग्य देखिए कि ये जगह कौन सी है, ये जगह है अहोम एम्पायर की, अहोम साम्राज्य की, अहोम राजाओं की, जिनसे मुस्लिम कभी पार ही नहीं पाए, जिन्होंने एक बार दो नहीं 17 बार मुगल अंपायर को हराया, 17 बार। और मतलब देखिए 600 साल तक रहा, 1226 से लेके 1826 तक 600 साल का अंपायर। और जो आखिरी लड़ाई हुई जिसको बैटल ऑफ सराय घाट कहते हैं, तो बैटल ऑफ सराय घाट 1671 में हुई, जिसमें ये लचित बुरफुकन जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उन्होंने तो ऐसा मारा है औरंगजेब की फौज को, हालांकि उसका नेतृत्व वो कर रहे थे राम सिंह, राजा राम सिंह, लेकिन औरंगजेब की फौज को इतना डिसाइसिव, इतनी निर्णायक मात दी जैसे महाराजा सुहेलदेव ने बहराइच में दी थी। उसके बाद मुगलों ने उधर मुंह उठा के देखा भी नहीं, मतलब उसके बाद भी आप समझिए कि 200 साल तक ये अहोम डायनेस्टी रही, पर मुगलों ने कहा छोड़ो, जाने दो, उनसे भिड़ने की कोई जरूरत नहीं। तो यानी वो क्षेत्र, दुर्भाग्य देखिए, वो क्षेत्र जिसको मुगल छू नहीं पाए, वो क्षेत्र जहां मुगल पहुंच नहीं पाए, वो क्षेत्र जहां मुगल 17 बार हारे, वो क्षेत्र जहां मुगल कभी राज नहीं कर पाए, आज वो क्षेत्र मुस्लिम डोमिनेटेड हो। दुर्भाग्य कैसे बना ये भी बताता हूं। देखिए 1901 में, आज से 125 साल पहले, वहां पे हिंदुओं की प्रॉपर्टी, हिंदुओं का जो जनसंख्या है 85-86% थी। आज वो 40% बचे केवल 125 साल में। सोच के देखिए इसको। और मुस्लिम्स की पॉपुलेशन जो वहां पे 8-9% थी, आज वो 40% पहुंच। हाउ डिड दिस हैपन, ये हुआ कैसे? तो ये भी आपको इसलिए भी समझना पड़ेगा क्योंकि असम में जो कुछ हुआ वो पूरे भारत के लिए एक सबक है। मैं कभी नहीं कहता कि मेरा वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, मैं आज भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन इससे सीखिए, अपने घर में, अपने दोस्तों में, अपने सर्कल्स में, अपने पेशे में, हर जगह इसको डिस्कस कीजिए, इसकी स्टैटिस्टिक्स, इसकी आंकड़े ले लीजिए और लोगों को बताइए जो असम में हो रहा है वो हम सब के लिए एक सबक है। आप देखें, मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं कि 1947 में, 1947 में 25% मुसलमानों ने इस देश के 3 टुकड़े कर दिए। भारत में 20% हो चुके हैं और असम में 40%। अब आप कुछ सोचिए, लेकिन ये सिचुएशन पहुंची कैसे, हम बताते हैं आपको। देखिए 1969 जब ईस्ट पाकिस्तान जो था ना, बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान, उस पे पाकिस्तानी फौज ने जुल्म करना शुरू किया और वहां से, लेकिन पहले से कहानी है, उस पर भी जाते हैं अभी आप 1969 पे आइए। वहां पे ये बंगाली मुसलमानों ने असम में भागना शुरू किया। 69 से 71 तक इतना मुसलमान यहां आ चुका था। आपको याद होना चाहिए कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने का ऑफिशियल रीजन यही दिया था, आधिकारिक कारण यही बताया था कि हमारे देश में इतने बांग्लादेशी भाग के आ चुके हैं कि साहब हम अब उन्हें हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। बांग्लादेश रिफ्यूजीज के ऊपर एक स्टैम्प जारी किया था। भारत सरकार हमसे आपसे पैसे इकट्ठा कर रही थी इन बंगाली मुसलमानों को खाना खिलाने के लिए। तो साहब आप लेकिन पहले तो ऐसे होता रहा, उसके बाद इंदिरा गांधी को समझ में आया कि साहब जब इतना मुसलमान आ ही गए, और इसमें नेहरू जी का क्या रोल था अभी उस पर भी आते हैं, तो कहा कि जब इतना मुसलमान आ ही गया है तो ऐसा करते हैं कि इसको अपना वोट बैंक बना लेते हैं, हमारे अलावा वोट किसको देगा। अच्छा, 1946 यानी 1946 से पूरे देश में कानून लागू था, कानून लागू आज भी है, और उस कानून को कहते हैं सब फॉरेनर्स एक्ट 1946। फॉरेनर्स एक्ट 1946 ये कहता है कि यदि किसी आदमी पर यह आरोप है कि वो आदमी भारतीय नागरिक नहीं है, वो रोहिंग्या है, वो अफगान है, आज देखिए कितने अफगान पकड़े गए फर्जी आधार कार्ड के साथ, वो रोहिंग्या है, पाकिस्तानी है, अफगान है, बांग्लादेशी है, तो ये साबित करने की जिम्मेदारी उस आदमी की होगी कि वो भारतीय है। हम सिर्फ इल्जाम लगाएंगे, साबित तुमको करना है जी। तो मैंने इस IMDT एक्ट के बारे में पहले भी बताया था, अभी नटशल में बता दे रहा हूं। तो बहुत डिटेल में एक प्रोग्राम मैंने इस पे किया। तो उसमें फॉरेनर्स एक्ट में जिसके ऊपर आरोप होता था उसको साबित करना पड़ता था कि वो भारतीय है। इंदिरा गांधी ने क्या किया कि इसको बदल के IMDT एक्ट लगा दिया। IMDT एक्ट यानी इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्राइब्यूनल एक्ट 1983 में ढेर सारे ट्राइब्यूनल बना दिए गए, और इसमें कानून बदल के ये हो गया कि पुलिस साबित करेगी। वो डंके की चोट पे बैठा है आपके यहां, लेकिन उसे कुछ साबित नहीं करना है। पुलिस को, सरकार को साबित करना होगा कि वो बांग्लादेशी है, सरकार को साबित करना होगा कि वो विदेशी है। अरे उसके बाद तो
इलीगल माइग्रेंट्स की एकदम बहार हो गई, एकदम जी भर के उन्होंने घुसाए और लूटा। मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूं, इस ग्राफ को आप देखें तो आपको समझ में आएगी बात। आप ये देखें, इस ग्राफ में 1960 के आसपास तक एकदम ठीक ठाक मामला चल रहा था। पहले तो 1900 से लेके 1940 तक क्यों बढ़ा, अभी उस पे आते हैं। और दोबारा आप देखें 1971-72 से कैसे ग्राफ दौड़ा है ऊपर, 2005 तक दौड़ता ही चला गया, अभी तक दौड़ रहा है। रीजन इसका समझिए, जब आपने IMDT एक्ट बना दिया तो साहब उनकी एकदम चांदी हो गई, वो आराम से बैठ गए। ये तो भला हो भाई, ये जो हिमंता बिस्वा शर्मा के पहले जो भाजपा के मुख्यमंत्री थे असम के, ये सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने साहब इतना लंबा मुकदमा लड़ा सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में कहा क्या बकवास एक्ट बनाया इंदिरा गांधी ने, खत्म करो इसको। लेकिन आप सोचिए 83 में लागू हुआ, 83 से 93, 2003, 2005, लग गया ना 22 साल। इतने साल आपका, फाइनली इसे कैंसिल किया तो सोनिया गांधी की हिम्मत देखिए, हिमाकत की देखिए, दुस्साहस देखिए, वो बैकडोर से एक ऑर्डिनेंस लेके आ गई। यही है, ऑर्डिनेंस ले आई, अध्यादेश ले आई। सर्बानंद सोनोवाल वापस सुप्रीम कोर्ट गए और दोबारा उसको भी कैंसिल कराया। इस नाम को याद रखिए, सर्बानंद सोनोवाल, उसने बहुत बड़ा काम अकेले किया। तो लेकिन उसके चलते कैसे ग्राफ भागा आप अपनी आंख से देख सकते हैं साहब। अब इसे इस तरह देखें कि सर्बानंद सोनोवाल इस समय शिपिंग मिनिस्टर हैं भारत सरकार में 2021 से। असम की जो असेंबली मैंने आपको बताया कि उसमें 126 विधायक हैं। जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी को 126 हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें जो मेजोरिटी होगी वो 64 विधायक, 64 विधायक, 126 की स्ट्रेंथ है और मेजोरिटी है 64, यानी 64 विधायक। भाजपा को 64 नहीं मिले थे, भाजपा को 60 मिले। लेकिन चूंकि भाजपा के साथ उस समय असम गण परिषद भी था और UPPC भी था, UPPL भी था, इन लोगों ने मिलकर अपना 75 विधायक इकट्ठा कर लिए और सरकार बना ली। दूसरी तरफ कांग्रेस का महागठबंधन समझिए, जिसको वहां पे उनका नाम दिया गया महाजोत। महाजोत में कौन कौन थी? कांग्रेस थी, AIUDF किसकी? बदरुद्दीन अजमल की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी, राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव की, BPF, इतनी पार्टियों का महाजोत बना। तो उनको साहब 50 सीट मिली। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि NDA और महाजोत, इनके बीच में अंतर कितना था, जरा जान लीजिए, 0.8%, कि 1% से भी कम का अंतर था। 1% में तो बाजी पलट जाती, 1% से भी कम का अंतर था। और ये चुनाव था सब आप जानते हैं कि 2021 का। फिर 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भाई बहुत हो गया, अब डिलिमिटेशन करो, और डिलिमिटेशन करके आपने मुस्लिम जो असर था उसको 23 सीटों तक डिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो अब मुझे लगता है कि शायद इस बार भारतीय जनता पार्टी खुद पे इनको मिल जाए बहुमत। बात भारतीय जनता पार्टी की नहीं, एक तो मैं हेमंत बिस्वा शर्मा को मानता हूं कि वो आखिरी लड़ाई लड़ रहा है। दूसरे मैं मानता हूं कि कांग्रेस गठबंधन का हारना, गौरव गोगोई का हारना बहुत जरूरी है। मैं इस पर 2-2, 3-3 वीडियो कर चुका हूं। अब हम आते हैं एक ग्रेट एक्सपेरिमेंट पे, वो जो असम में हुआ, महान प्रयोग, वो हुआ धुबरी में। धुबरी एक ऐसी जगह है जहां पे 90%, 95%, 96, 97%, पता नहीं कितने, समझ में नहीं आता है, उसमें साहब इतने मुस्लिम्स हैं। अब उससे 2009, 2014, 2019, 2009, 2014, 2019, 3 चुनाव लगातार एक आदमी ने जीते जिसका नाम है बदरुद्दीन अजमल। अब जो बदरुद्दीन अजमल है वो जमीयत उलेमा हिंद का स्टेट प्रेसिडेंट है। जमीयत उलेमा हिंद क्या है? वही जिसके चेयरमैन ये अरशद मदनी है, जो बड़ी बड़ी गरजने वाली बात करते हैं। इसके अलावा वह सब सैकड़ों उसके मदरसे चलते हैं, अस्पताल चलते हैं, स्कूल चलते हैं, सब उसका पूरा उसने एक जिहाद का पूरा वो बना रखा है। तो अच्छा, ये मामूली वोट नहीं पाता था ये साहब। 2009 छोड़िए, 2014 में इसको 6 लाख वोट मिला, 2019 में इसको 7.25 लाख वोट मिला। लेकिन फिर आया 2024, और इसको मैं कहता हूं द ग्रेट एक्सपेरिमेंट। असम के मुसलमानों ने, बदरुद्दीन अजमल के मुसलमान के वोटरों ने, धुबरी के वोटर्स ने कहा कि बदरुद्दीन अजमल मियां, तुम जीत तो जाते हो हर बार, हम तुमको लाखों लाख वोट देते हैं, लेकिन तुम्हारी जीत से मोदी कैसे रुकेगा? तुम एक ही आदमी तो हो ना। मोदी को तो कांग्रेस ही रोक सकती है, मोदी को तो राहुल गांधी ही रोक सकते। तो जो आदमी 7-7, 8-8 लाख वोट पा रहा था, 2024 में वो आदमी 10.25 लाख के मार्जिन से हार गया। सोचिए, 10.25 लाख के मार्जिन से हार गया कांग्रेस से। और कांग्रेस से वो जीते रकीबुल हसन। रकीबुल हसन वही हैं जिनका नाम लेकर
अभी आपने देखा कि भूपेन बोरा जो कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट थे असम में, उन्होंने जब छोड़ा कांग्रेस, उन्होंने कहा कांग्रेस नहीं, कांग्रेस आर है, यानी कांग्रेस जिसमें केवल सब कुछ रकीबुल हसन से चलता है। अब रकीबुल हसन ने अजमल को मात दे दी तो राहुल गांधी बहुत इंप्रेस हो गए, गौरव गोगोई और रकीबुल हसन को पूरा असम सौंप दिया। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि साहब ये मुस्लिम वोटिंग कितनी स्ट्रैटेजिक, कितनी ब्रिलियंट, कितनी जीनियस। उन्होंने कहा कि अजमल मियां आप हमारे भाई हैं, लेकिन अभी हमको मोदी को रोकना है, हम कांग्रेस को जिताएंगे। जरा सोचिए, कमाल का ये होता है मास्टर स्ट्रोक। ये सोच देखिए, इस सोच के लिए कहीं से फतवा जारी नहीं होता, ये सोच अंदर से समाज में आती। कैसे आती है? क्योंकि समाज को दो चीजें हैं, मुस्लिम समाज को, उनको स्वयं बोध है और दूसरा उनको शत्रु बोध है। हमें ना स्वयं बोध है ना शत्रु बोध है। कोई उनको सिखाने, कोई उनको पढ़ाने नहीं आता, अपने आप से मन बनाते हैं और पूरी स्ट्रैटेजी कर देते हैं। ये बड़ी बात है साहब, अपने अपने को कुर्बान किया। मतलब ये वो दिक्कत है जो ओवैसी भी बताते रहते हैं, कि हमसे कहते हैं कि भाई हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, लेकिन वोट तुमको देके क्या हासिल होगा। हालांकि ओवैसी ने इसी खेल को उल्टा है। यहाँ वो कहते हैं कि ठीक है, तुमने अखिलेश यादव को इतने समय वोट दिया, पर वो भाजपा को 14 नहीं रोक पाए, 17 नहीं रोक पाए, 19 नहीं रोक पाए, 22 नहीं रोक पाए, 24 नहीं रोक पाए, तो क्या फायदा है? जब हारना ही है तो अपने भाई के साथ खड़े हो, जब हारना ही तो अपने भाई के साथ खड़े हो। तो ये वहां पे उल्टा गेम खेल रहे हैं। लेकिन धुबरी का जो ये ग्रेट एक्सपेरिमेंट था, ये मुझे आज तक ये मुस्लिम स्ट्रेटेजिक वोटिंग को लेकर सरप्राइज करता है, अचंभित करता है, और मैं इसको मास्टर क्लास मानता हूं। अच्छा, जहां तक ये असम कांग्रेस चीफ भूपेन बोरा, जिन्होंने अभी कल भाजपा ज्वाइन किया है, 32 साल थे, 32 साल कांग्रेस में, और हेमंत बिस्वा शर्मा इनको कहते हैं कि ये आखिरी हिंदू थे कांग्रेस के। एक्चुअली जब हेमंत बिस्वा शर्मा आए भाजपा में, तो दोनों दोस्त थे, तो इन्होंने उस समय भूपेन से कहा यार तुम भी चलो भाजपा में, यहाँ हम लोग के रहने का बचा नहीं। भूपेन नहीं आया, लेकिन आज भूपेन आ गए। बहुत समय से इस तरह की बातें होती कि कांग्रेस पार्टी में जो भी बात होती है हेमंत बिस्वा शर्मा को पता चल जाता है। अब ये समझ में आ गया किसके जरिए पता चलता था। अच्छा, भूपेन पिछले 2 चुनाव हारे भी हैं, लेकिन हुआ क्या कि इनको गौरव गोगोई ने बहुत कर दिया इंसल्ट। जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा को राहुल गांधी ने किया, तो गौरव गोगोई ने सोचा कि मैं स्टेट का आदमी हूं तो मैं स्टेट प्रेसिडेंट को बेइज्जत करूंगा, उन्होंने कर दिया। उसके बाद राहुल गांधी ने से बात भी की, हालांकि राहुल से कहा गया बात मत कीजिए, ये मानेंगे नहीं, फिर भी राहुल ने बात की, बात बनी नहीं। अब ये और भी आखिरी दांव है साहब। आप ये देखें कि कांग्रेस पार्टी है तो समझा कि ये राहुल गांधी, कोई इसमें दूसरा आदमी फैसला नहीं लेता है। सोनिया गांधी को चिल्ला के चुप करा देते हैं राहुल। ये आया था कि सोनिया गांधी को कैसे पब्लिकली डांटते हैं। उन्होंने क्या किया, स्क्रीनिंग कमेटी जो बनती है चुनाव लड़ने के लिए, किसको टिकट दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, उसका हेड इस बार उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा को बना दिया। इतिहास में पहली बार गांधी परिवार का कोई सदस्य किसी राज्य के चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का हेड बना है, आज तक नहीं बना। क्यों बना? ये राहुल गांधी का आखिरी नाम। राहुल गांधी चारों तरफ सुन रहे हैं कि राहुल गांधी हार रहे हैं, राहुल गांधी हार रहे हैं, और प्रियंका गांधी बेटर कर सकती हैं, प्रियंका ज्यादा शार्प हैं। उड़ीसा में कांग्रेस की एक पहली मुस्लिम एमएलए लेडी, फर्स्ट लेडी मुस्लिम एज एन एमएलए उड़ीसा में जो बैठी है, उसके पिता भी, उसके अब्बा भी कांग्रेसी थे। उन्होंने सिर्फ लिख के भेज दिया प्रियंका गांधी के लिए 2 शब्द, राहुल गांधी उनको पार्टी से ही निकाल दिया। तो राहुल गांधी ने कहा चलो प्रियंका गांधी को भी ठीक कर देते हैं। मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं कि दोनों भाई बहन में बन नहीं रही है, पब्लिकली कितना भी लिपटा चिपटी चूमा चाटी करें। पहले प्रियंका गांधी को इन्होंने उत्तर प्रदेश भेजा। उत्तर प्रदेश लड़की हूं, लड़ सकती हूं। उत्तर प्रदेश में 35 साल से कांग्रेस जीती नहीं, वहां आपने भेज दिया, ये जानते हुए कि प्रियंका गांधी, अच्छा ऐसा झटका लगा प्रियंका गांधी को कि इतने साल में उभर नहीं पाई। अब आपने असम भेज दिया, ये जानते हुए कि वहां पे हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐसी रणनीति बिछाई है और कांग्रेस इतनी डिमोरलाइज्ड है कि वहां कांग्रेस की जीत बहुत मुश्किल है, फिर वहां भेज दिया। अब कहने को होगा यार तो मैडम यहां जाती हारी जाती। तो ये राहुल गांधी द्वारा प्रियंका गांधी की गोठ बिछाई गई है, आप समझ लीजिए, इनके लिए बिसात बिछाई गई है, इनके लिए सेटिंग की गई है। उनके ऑरा को किल करने की बात है कि बहुत बनती थी कि साहब राहुल से बेहतर है, देख लीजिए क्या हुआ। हालांकि वो गई तो उन्हीं के सामने कांग्रेस ऑफिस में गोमांस फेंक दिया गया, कुछ नहीं कर पाई वो। और गौरव गोगोई को बचाने के लिए कह रहे हैं कि हमें उनके परिवार को बीच में नहीं लाना चाहिए। अरे उनका परिवार पाकिस्तान जा रहा है, इंग्लैंड की नागरिकता ले रहा है, भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं बच्चे, छुप छुप के कांग्रेस पाकिस्तान जा रहा है, आईएसआई के पेरोल पे, हम उनकी बात ना करें। खैर इनके पास इसके अलावा और कोई बचाव भी नहीं। आपको मालूम है कि 2019 में जब से प्रियंका गांधी कांग्रेस में, सॉरी, राजनीति में फॉर्मली आई, इसके पहले वो अपनी मम्मी की कॉन्स्टिट्यूंसी देखती थी, जब से फॉर्मली आई हैं
ये कांग्रेस की इकलौती जनरल सेक्रेटरी हैं जिनको आज तक कोई प्रभार नहीं दिया गया, मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो है। तो राहुल गांधी प्रियंका का भी उनका आखिरी दांव है और वो प्रियंका गांधी को भी पॉलिटिकली फिनिश करना चाह रहे हैं। प्रियंका गांधी का भी आप आखिरी दांव समझ ली, वो जानती हैं कि राहुल गांधी जो कहते हैं मुझे सत्ता में कोई इंटरेस्ट नहीं, सत्ता वो छोड़ेंगे नहीं, सत्ता से मतलब कांग्रेस पार्टी की कमान बनना कितनी सत्ता। लेकिन ये भी जानती हैं कि राहुल गांधी उनको पॉलिटिकली फिनिश कर सकती है। इसलिए आप जब से आज से ध्यान दीजिएगा, असम में प्रियंका गांधी, प्रियंका वाड्रा आपको लगातार बहुत टेंस नजर आएंगी, बहुत तनाव। अब आते हैं, मैंने आपसे कहा था मियाँ मुस्लिम की बात करेंगे कि इट इज नॉट ए डेरोगेटरी वर्ड, मतलब इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया भी साहब एक पर्शियन शब्द है और तमाम पहले बंगाली मुसलमान इसको लगाते रहते हैं अपने नाम के आगे, बहुत लोगों ने मियाँ लगाया, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन साहब ये शुरुआत हुई एक आदमी के नाम से जिसका नाम था मोहम्मद सादुल्लाह। मोहम्मद सादुल्लाह को नॉर्थ ईस्ट का जिन्ना कहते हैं। आपको मालूम है मोहम्मद सादुल्लाह था कौन? मोहम्मद सादुल्लाह 1937 से 1946 तक, 1937 से 1946 तक करीब करीब 10 साल असम का प्रधानमंत्री था। प्रधानमंत्री ब्रिटिशर्स ने बनाया था। जब हुआ क्या था कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो कांग्रेस ने सारी जितनी प्रोविंशियल असेंबलीज थे उससे इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो जिन्ना ने इसको सेलिब्रेट किया कि अब वह कांग्रेसी भाग गए। उन्होंने मनाया डे ऑफ डिलीवरेंस, जिसको कहते हैं यौम निजात। यौम निजात मतलब अच्छा वह छुट्टी मिली, यौम यानी दिन, यौम निजात मतलब छुट्टी का दिन, इन कांग्रेसियों से छुट्टी मिली। तो आप चले आए, उसके लिए फील्ड खाली छोड़ दी, वो 10 साल प्रधानमंत्री बना रहा वहां पे। और उस 10 साल में, उस समय तो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान था नहीं, लेकिन बंगाल तो था, तो बंगाली मुसलमानों को ला ला कर उसने असम में बसाना शुरू किया। तो उस समय वाइसरॉय थे लॉर्ड वेवेल। उन्होंने कहा क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं ज्यादा आदमियों को इसलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि हम ज्यादा अनाज उगाना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों को लेके आ रहे हैं। तो लॉर्ड वेवेल ने इसका बहुत जबरदस्त जवाब दिया। तो उन्होंने कहा कि यू डोंट वांट टू ग्रो मोर फूड, यू वांट टू ग्रो मोर मुस्लिम्स। तुम ज्यादा अनाज नहीं उगाना चाह रहे हो, तुम ज्यादा मुसलमान उगाना चाह रहे हो, और तुम डेमोग्राफी बदलना चाह रहे हो, तुम जनसांख्यिकी बदलना चाह रहे हो। ये मेरा नहीं, किसी, ये भाजपा आरएसएस का नहीं, भारत के अंग्रेज वाइसरॉय का कमेंट है लॉर्ड वेवेल का। तो इनको मियां मुस्लिम कहते थे बहरहाल। अच्छा, उसके बाद 1946 तक ये आदमी वहां पे एक पाकिस्तान बना रहा था, और 1946 में आप देखिए उसके तुरंत बाद नेहरू ने इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में भी ले लिया। वहां पे फिर पहले इसने ये काम असम में किया, फिर इसने नेहरू की बदौलत आकर हमारे लिए संविधान भी बनाया। सोचिए कैसे कैसे लोग और क्या क्या हुआ। तो साहब ये थी असम की कहानी। इसको आंकड़े याद रखिए, देख लीजिए, उस ग्राफ को 100 बार सोचिए, उस IMDT को 100 बार सोचिए। कहां से मतलब 9% लोग 40% हो गए, 86% लोग 40% गिर गए। वो कहते हैं ना कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए और ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। तो इसको ध्यान रखिए, इन आंकड़ों को ध्यान रखिए। असम हमारे लिए सबक है, पूरे भारत के लिए। ये भारत का और हिंदुओं का भी आखिरी दांव है, याद रखिएगा, क्योंकि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, जनसंख्या ही प्रारब्ध है।